नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की और इसके साथ ही बंगाल की राजनीति की, तो दोनों जो इस वक्त सरकारें चल रही हैं उनमें जो समानताएं हैं वो सामने आ रही हैं। अब इसके चलते जिस तरीके से हाल ममता बनर्जी का बंगाल में हुआ है, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे का भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बंगाल की जो सरकार है और वहाँ की जो राजनीति है उसके बारे में बात करें तो ममता बनर्जी ठीक उसी तरीके से सरकार चला रही थी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से आगे उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं। तानाशाही, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे और उनके संजय राउत किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से उनके तरफ से बयान दिया जा रहा है, अब इस सब का जो फायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला है। एक तरफ बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और इस वक्त की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरीके से उनका रोड शो होता है, वहां पर जो भीड़ आती है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही कहा है कि जिंदगी में ऐसा रोड शो मैंने कभी भी नहीं देखा है। जनता बदलाव चाहती है, जनता ये चाहती है कि अब टीएमसी से छुटकारा मिले। टीएमसी जिस तरीके से अत्याचार कर रही है उससे जनता त्राहिमाम है। अब इन सब को लेकर यह कहा जा रहा है कि ठीक इसी तरीके से अब महाराष्ट्र का भी हाल होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में अव्यवस्था है, जनता की जो आवाज़ है वो तो सरकार तक पहुंचती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि अलग अलग जिस तरीके से नेता पहुंचते हैं राज्यपाल के पास, इससे पहले हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उनको जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसके साथ ही कई ऐसी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं जिसको लेकर ये कहा जाता है कि सरकार इस पर फैसला नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब इस पर कांग्रेस भी शिवसेना पर आरोप लगाती है, एनसीपी भी शिवसेना पर ही आरोप लगाती है और ये कहती है कि जो भी फैसला ले रहे हैं वो अपने आप से ले रहे हैं और इसमें ना तो कांग्रेस को शामिल किया जा रहा है और एनसीपी के नेता ये कहते हैं कि एनसीपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने, ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कोई विचारधारा अब नहीं बची है, वो शरद पवार और सोनिया गांधी के ही इशारे पर जो फैसले ले रहे हैं और इसीलिए इसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ रहा है। अब अगर बंगाल की बात करें तो ये सब कुछ बंगाल में हो चुका है। बंगाल में ये तानाशाही, इस तरीके से सरकार को जो रवैया है, तुष्टीकरण की राजनीति, वहाँ पर जो रोहिंग्यों की समस्या थी वो कितने सालों से चलती आई है। सबसे पहले अगर हम पीछे जाकर देखें तो वहाँ पर बंगाल पर जिस तरीके से कम्युनिस्टों का कब्जा रहा है और इससे जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, जिसके साथ ही वो बदलाव देखना चाहती थी। अब बदलाव जब उस वक्त ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँचती हैं और ममता बनर्जी की जो विचारधारा, जो उनके वादे होते हैं वो कम्युनिस्टों से अलग होती है और इसीलिए जनता ममता बनर्जी पर विश्वास करती है। घर घर जाकर किस तरीके से ममता बनर्जी पकड़ बनाती हैं। लेकिन अब जो इस वक्त की जो स्थिति है, जो इस वक्त की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। इस वक्त बीजेपी लोगों से किस तरीके से संपर्क साध रही है, जिनके बल पर सालों से सत्ता में बैठी हुई थी ममता बनर्जी, वो लोग ममता बनर्जी को छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह के पाले में आ गए हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी पर कई आरोप भी लगाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों से तो बंगाल को मुक्त कराया, लेकिन किस तरीके से वही विचारधारा, वही तुष्टीकरण की राजनीति और तमाम ऐसी चीजें लेकर आ गई जिससे जनता फिर से त्राहि त्राहि करने लगी है। अब जनता नहीं चाहती कि एक बार फिर से ममता बनर्जी बैठें, उसको बदलाव चाहिए और बीजेपी एक विकल्प के रूप में वहां पर अब खड़ी हो गई है। बीजेपी के पास वो सब चीजें हैं जिससे वो आने वाला विधानसभा चुनाव जीत सकती है। उन दिग्गजों का भी साथ है जिनके बल पर ममता बनर्जी इतरा रही थी और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। मतलब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएंगी और वही हुआ है, ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से अकेले पड़ गई हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का जो रोड शो होता है उसमें गृह मंत्री अमित शाह जो ये कहते हैं कि इस तरीके का जो रोड शो है वो जिंदगी में कभी मैंने इससे पहले नहीं देखा है। साथ ही जनता बदलाव चाहती है, टीएमसी के राज में जनता त्राहि त्राहि कर रही है। अब जो तुष्टीकरण की राजनीति, जिस तरीके से बांग्लादेशियों को वहाँ पर बिठाया गया, उन शरणार्थियों को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शरण दी, इसके साथ ही वहाँ पर हमले हो रहे थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जो कार्यकर्ता विपक्षी दल के वहाँ पर पहुँचते थे उनको किस तरीके से मारा जा रहा था। आए दिन ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं कोई कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाती, जबकि लाखों, अगर हम बात करें तो लाखों कार्यकर्ता और नेता अब तक
टीएमसी के गुंडों का शिकार हो चुके हैं। बंगाल में इस तरीके की खबरें आए दिन आ रही थी, लेकिन ये जो कुछ भी था अब वो निकलकर सामने आ रहा है कि जो अटैक उन लोगों की तरफ से किए गए थे गृह मंत्री अमित शाह को, अब उसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि कोई भी सरकार अगर इस तरीके से रवैया अपनाती है तो जनता का जो विश्वास है वो उससे उठ जाता है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है, बंगाल में भी यही हुआ था, और इसीलिए आज बीजेपी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है और इसीलिए उसको ये साफ दिख रहा है कि वो आने वाला चुनाव जीत रही है। और ममता बनर्जी का जो हश्र हुआ है, जिस तरीके से वो अकेले पड़ गई हैं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने और भी कई सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने ये एनआईए से साफ कह दिया है कि बंगाल में लश्कर और अलकायदा के मॉड्यूल का भी पता लगाना है। यानी कि बंगाल की जो सियासत थी, जिस तरीके से वहाँ पर राजनीति चल रही थी, कहीं ना कहीं वो किसी और के इशारे पर चल रही थी, और यही महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, उसको लेकर आए दिन सवाल खड़े हो रहे हैं। डी कंपनी और तमाम लोगों पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अभी भी सरकार उन्हीं के इशारों पर चल रही है, क्योंकि वो बोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका भी जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये पूरी तरीके से साफ हो चुका था कि कांग्रेस के कई सारे नेता और एनसीपी के खासकर नेता उसमें शामिल थे, और उन सभी के जो लिंक थे वो डी कंपनी से थे। तो नेता मंत्री भी वही बनाए गए हैं। अब इसको लेकर भी केंद्र सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है कि जो जो भी इस वक्त पद पर बैठे हुए हैं उन सबकी जांच कराई जाए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा प्रताप सरनाईक के घर से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब इसको लेकर तो और ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जो लिंक जिस तरीके से बंगाल में थे वही महाराष्ट्र में चल रहा है। अर्णव गोस्वामी, कंगना रनौत और तमाम उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, या कुछ ऐसे आवाज वो उठा रहे हैं जिससे डी कंपनी या इसके साथ ही पाकिस्तान को झटका लग रहा है। ड्रग्स का जो मामला सामने आया उसको लेकर जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी और तमाम मीडिया ने इसको कवर किया, जनता तक ये दिखाया कि बॉलीवुड में किस तरीके से एक गंदा खेल खेला जा रहा है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र के मंत्री और तमाम लोग इस पर किस तरीके से सवाल खड़े कर देते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया को इस तरीके से कवर नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड भी इस पर बहुत ज़्यादा बौखला जाता है, वो कोर्ट पहुँच जाता है। इस सबको लेकर झटका जिसको लगा वो पाकिस्तान को लगा, वो डी कंपनी को लगा। अब डी कंपनी ये चाहती है कि रिपब्लिक मीडिया ना चले, और अगर वो चलता रहा तो इस तरीके से रोज नए खुलासे होते रहेंगे, और इसीलिए रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए पैसे भी दिए गए। उसका खुलासा भी आपने देखा कि एक एडिटर ने किया और उन्होंने बताया कि 350 करोड़ रुपए इसीलिए दिए गए हैं ताकि रिपब्लिक टीवी को बंद कराया जा सके। अब इसमें महाराष्ट्र सरकार जो भूमिका निभाती है, जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार होते हैं, रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए आए दिन गिरफ्तारियां होती है, अर्णव गोस्वामी पर प्रेशर बनाया जाता है, उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो सरकार या बॉलीवुड पर सवाल खड़े करते हैं, उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि महाराष्ट्र सरकार भी किसी के इशारे पर चल रही थी। और अब जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, एक तरफ शरद पवार के इशारे पर यह सरकार चल रही है, कांग्रेस ये कई दिनों से कह रही है, कई आरोप भी लगाए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शरद पवार और उनके जो नेता हैं, उनके लिंक जो हैं वो डी कंपनी के साथ हैं, और महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं डी कंपनी के इशारे पर चल रही है, और इसीलिए इस तरीके से वहाँ पर अत्याचार जनता पर हो रहे हैं। वहाँ की जनता जो है, आपने देखा कि सिर्फ एक दो केसेस नहीं बल्कि लगातार ऐसे केसेस सामने आए हैं। कोई भी सरकार की आलोचना करता है तो उसको आतंकियों की तरह कोर्ट में ले जाया जाता है, उसके मुंह पर काला कपड़ा डाला जाता है, पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। कोई भी अगर कुछ मीम या फिर कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है उसका सर मुंडवा दिया जाता है, जो सेना के अधिकारी हैं उन पर अटैक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो महाराष्ट्र में हुई थी, इससे जो बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली है, वो सभी अब बीजेपी का रुख अपनाएंगे और बीजेपी के साथ ही जाकर मिलेंगे। अब आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है, इसी तरीके से जो बंगाल में हो रहा है उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में उन्होंने बड़ा उलटफेर किया है, अब सब कुछ बदल गया है। अगर अभी 6 महीने पहले भी हम जाएं तो कोरोना और तमाम चीज़ें थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि टीएमसी के पास अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। कई सारे वो नेता जिनकी ज़मीनी स्तर पर पकड़ है, जो घर घर जाकर किस तरीके से लोगों से जिन्होंने संपर्क साधा था, अब वो सारे ममता बनर्जी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन वो थाम लेते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं यही देखने को महाराष्ट्र में भी मिलेंगी। महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो कुछ भी शिवसेना के पास था,
कांग्रेस के साथ आकर, एनसीपी के साथ आकर उन्होंने वो भी गवा दिया। अब एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जो भी चुनाव होगा वो हम साथ में लड़ेंगे, तीनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी, लेकिन जो उनके नेता मंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर एनसीपी के हों, वो ये कहते हैं नहीं हम अलग अलग लड़ेंगे। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते उद्धव ठाकरे इस तरीके से गठबंधन बनाना चाहते हैं और कांग्रेस और एनसीपी नहीं चाहती है बाकी चुनाव को? अब इस सब को लेकर तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आखिर इनके बीच में क्या चल रहा है। और वैसे तनातनी तो मची हुई है, सरकार किस तरीके से चल रही है, इससे नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है। गठबंधन के बाद जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा वो शिवसेना को हुआ है। और इसके पहले आपने देखा कि कर्नाटक में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने, कुमार स्वामी ने जो बयान दिया था कि जो कुछ भी उन्होंने कमाया था 12 सालों में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने मिटा दिया। तो यही होने वाला है उद्धव ठाकरे के साथ भी। और आप देखिए कि बंगाल की जो सियासत है, बंगाल का जो नज़ारा है, जिस तरीके से यहाँ उलटफेर हुआ है, ये महाराष्ट्र की जो झांकी है वो अभी से दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी ठीक इसी तरीके से होने वाला है। और अभी बंगाल है, उसके बाद महाराष्ट्र होगा। दूसरा जो टारगेट है गृह मंत्री अमित शाह का असम के बाद, वो अब महाराष्ट्र होगा। तो अब देखेंगे कि उद्धव ठाकरे इन सभी जो चुनौतियां आ रही हैं उससे वो निकल पाते हैं या फिर एनसीपी और कांग्रेस का जो चक्रव्यूह है जिसमें उनको फंसाया गया है उसमें फंस कर रह जाते हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।